नमस्कार भाई, आप सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज की इस सेशन में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं रोशन कुमार आप सबके लिए स्टैटिक्स जीके का सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो मेजर इंडिया के फेयर्स थे, यानी कि भारत के जो प्रमुख मेले थे, उस टॉपिक को हम लोगों ने पूरी तरह से कवर कर लिया था। आज के जो हमारा नया टॉपिक हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये ना केवल वनडे एग्जामिनेशन के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, बल्कि आप अगर किसी भी बड़े एग्जाम की बात करें, जैसे कि आप स्टेट पीसीएस लेवल तक के भी एग्ज़ाम की बात करें, तो इसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आजकल के जो करंट का जो सिनेरियो होता है, इसमें भी जब देखिएगा, जैसे भी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहाँ पे होती है वो सब, तो इस टॉपिक से जो है वो करंट भी रिलेटेड करती है। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो ये जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं रोशन कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो इसमें जो है बहुत सारी संस्था होती है, जिसमें आज हम लोग एक संस्था पढ़ने वाले हैं, यूएनओ, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये यूएनओ जो है अभी तक के विश्व लेवल पे सबसे बड़ी संस्था मानी गई है, इसीलिए हम लोग पहले इसी संस्था को देखेंगे। इस यूएनओ की बात करें तो जैसे ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, यूनाइटेड का मतलब ही हो जाता है, मतलब सभी, ऑल कह सकते हैं उसको, और ये नेशन मतलब कंट्री, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। यानी कि ये जो यूएनओ है किसी एक देश का बना संगठन नहीं है, ये विश्व की जितनी भी देश हैं, इसमें टोटल अभी करंट के टाइम पे देखेंगे तो 193 मेंबर हैं जो इसमें अभी प्रेजेंट टाइम पे है। तो ये जो 193 टोटल मेंबर है, इन सभी को मिला के ये यूएनओ, यानी कि जो ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया गया है। अब ऐसी क्या विपत्ता आन पड़ी जो हमको ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसका कुछ बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि इससे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इससे कभी कभार एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो आप सबको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि चला था 1940 से लेके 18 के बीच में चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ना केवल किसी एक देश के लिए बल्कि पूरे विश्व में जो है वो आर्थिक मंदी छा गई, ऐसा कह सकते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारी कठिनाइयों का मतलब जो है झेलना पड़ा। इसी बीच में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो एक आयोजन किया गया जिसका नाम था पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये मेनली यूएसए में किया गया था, और इसी सम्मेलन में जो है उस टाइम पे यूएसए का पीएम, यानी कि हाँ पीएम कह सकते हैं, जो यूएसए के पीएम हुआ करते थे, इसका नाम था वुडरो विल्सन। और ये वुडरो विल्सन ने कहा कि हमको विश्व लेवल पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमको इतना क्षति हुआ, ऐसा क्षति ना होके इसको हम लोग कंट्रोल कर सके। तो यही वुडरो विल्सन ने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग ऐसा संगठन बनाते हैं जो कि भविष्य में कभी भी युद्ध की संकट ना आन पड़ी। अगर बाय चांस कभी ऐसा हुआ भी तो जितनी भी सारे देश मिलके ये संस्था हम लोग जो बना रहे हैं, वो सारी देश मिलके उस देश पे, जो मान लीजिए जैसे एग्जांपल के बेसिस पे अगर आप देखें, कोई कंट्री है, मान लीजिए जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया, तो उस टाइम पे जो है वो यूएनओ जो संगठन बनाएगी, या नहीं तो जो संगठन बनने की बात चल रही है, वो सारी कंट्री मिलके, जिस इस संगठन में जितनी भी देश होंगी, वो सारी मिलके उस देश पे, जो कह सकते हैं पाकिस्तान पे, कानूनी कार्रवाई जो है वो किया जाएगा। इन्हीं सब को देखते हुए डेट याद रखिएगा आप, 10 जनवरी 1920, ये 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन एक संस्था बनाई गई। ठीक है, अब जो ये संस्था बनाई गई, इसको हिंदी में आप लोग राष्ट्र संघ कहते हैं, ये बनाई गई, लीग ऑफ नेशंस तो बन गया। और जब ये लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था वुडरो विल्सन के कहने पे, तो इसकी जो मेजर काम क्या क्या होती है, इसकी जो फंक्शन है, उसका भी तो जिम्मेवारी होगा ना, क्योंकि कोई भी आप ऐसा तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन बना दोगे और छोड़ देंगे कि किस फील्ड में काम करना है, नहीं करना है। तो इसका जो मेजर 3 जो है वो फंक्शन देख लेते हैं हम लोग, जो थे, जैसे कि देखिएगा तो पहला इसका जो सबसे बेसिक काम था वो था विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो पूरे विश्व में अशांति का माहौल फैल गया था, तो ये लीग ऑफ नेशंस का सबसे पहला काम यही दिया गया कि जो है आपको ये शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या काम दिया गया,
तो जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसी को नज़र में रखते हुए लीग ऑफ नेशंस की जो मेन फंक्शन थे उसमें भी ये भी शामिल किया गया कि भविष्य में कभी भी युद्ध की स्थिति न आने देना। तो ये भी एक लीग ऑफ नेशंस का फंक्शन या उद्देश्य था। और क्या था, तो आर्थिक व्यापार को मतलब बनाए रखना। जैसे कि मान लीजिए कोई पड़ोसी देश है, जैसे इंडिया एंड बांग्लादेश की बात करें, तो जो आपसी ट्रेड होता है, आपसी जो व्यापार होते हैं, उसको अच्छे तरीके से बनाए रखने का काम भी ये लीग ऑफ नेशंस ही देखा करती थी। ठीक है, तो ये सब लीग ऑफ नेशंस के कुछ फंक्शन थे। और इसी टाइम पे क्या हुआ, जब लीग ऑफ नेशंस बना तो उस टाइम पे यूएनओ के अंतर्गत जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के है उस टाइम पे कोई ऐसी संस्था नहीं बनी थी। तो ये लीग ऑफ नेशंस जब बना तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में रखा गया। अब यहाँ से एक बात क्वेश्चन निकल के आता है कि जैसे आप जितनी भी मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका फर्स्ट लेटर डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और IMF, ये सब की जो हेडक्वार्टर है मेजर, ये जेनेवा में ही देखा गया था। इस टाइम पे हुआ क्यों, चूँकि ये जो लीग ऑफ नेशंस बनाए गए उसी टाइम पे तो जो ह्यूमन रिसोर्सेस की हम बात करें तो ये सारी चीज़ को ये लीग ऑफ नेशंस ही देख रही थी। इसी वजह से और भी जो संस्था बनी इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में ही देखने को मिली। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी बड़ी संस्थाएँ हैं, ऐसा तो 100% नहीं कह सकते हैं कि लेकिन 90% के केस में ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं उसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में ही देखने को मिलती है। तो इसका मेन रीज़न यही था। आई होप आपने इसको समझा होगा। अब ये लीग ऑफ नेशंस तो बन गया, चलो ठीक है, लीग ऑफ नेशंस काम कर भी रही थी मान लेते हैं, लेकिन हुआ क्या, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। अब भाई यहाँ तो खेला हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये तो लीग ऑफ नेशंस का तो मेन उद्देश्य ही था कि भविष्य में कभी भी युद्ध को स्थिति को आने ही नहीं देना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा जब आप लोगों को पता होगा कि जर्मनी ने पोलैंड पे अचानक हमला किया, फिर भी ये लीग ऑफ नेशंस कुछ किया नहीं, कुछ नहीं बोला। इसी टाइम पे जर्मनी जो है वो फ्रांस के कुछ एरिया पे कब्जा करने लगा और जो जर्मनी कुछ जो बाल्टिक कंट्री थी उस पर भी कब्जा करने लगा और ये लीग ऑफ नेशंस जो है कुछ नहीं बोला। इसी वजह से जो है लीग ऑफ नेशंस को 1946 में ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ये लीग ऑफ नेशंस को 1946 में ख़त्म कर दिया गया। और जब ये लीग ऑफ नेशंस ख़त्म हो गया, उसी बीच में जो है उसी के टाइम पे पीरियड पे चल रहा था कुछ जैसे, अब ऐसा तो नहीं है कि लीग ऑफ नेशंस तो 46 में पूरी तरह ख़त्म हो गया, लेकिन होता है ना कि इसी बीच में और भी योजनाएं चल रही हो। तो इसी तरह एक USA में ही एक सम्मेलन हो रहा था, जिसमें जो सम्मेलन का डेट आप लोग याद रखिएगा 1 जनवरी 1942 को। उस टाइम पे USA का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हुआ करते थे रूजवेल्ट ने प्रथम बार यूएनओ शब्द का जो है वो प्रस्ताव रखा कि चलो ठीक है, यूएनओ, हम लोग तो लीग ऑफ नेशंस चूँकि फेल हो चुका था, तो यूएनओ जो है हम लोग एक ऐसी संस्था बनाते हैं और इससे एक बेहतरीन तरीके से और इस पर इम्प्लीमेंट करके एक इससे मजबूत संस्था बनाने का प्रस्ताव जो है वो फर्स्ट टाइम पे ये रूजवेल्ट ने ही, USA के राष्ट्रपति हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने ही दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी अगर ऐसा बन जाए कि यूएनओ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि यही जो USA के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने ही यूएनओ शब्द का फर्स्ट टाइम पे मतलब प्रयोग किया था। अब ये 1942 में तो जब तैयार हो गया, रूजवेल्ट ने उसको जो है प्रस्तावित कर दिया। उसके बाद ठीक 2 साल बाद 1944 में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है कि जैसे आप कोई भी योजना बनाते हैं या कोई भी संस्था बनाते हैं तो उसका जो भी बहुत सारा, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब होता है ना, वो बहुत सारा प्रस्ताव वगैरह जो होता है उसको बनाया गया। 1944 में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और ये जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया ये मतलब USA का ही वाशिंगटन DC शहर में तैयार किया गया। जब ये तैयार हो गया ब्लूप्रिंट तो 24 अप्रैल 1945 को, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1945 को ब्लूप्रिंट, या जिसको हम लोग प्रारूप कह सकते हैं हिंदी में, इस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए और इस बिल को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया जो है यूएनओ में कब शामिल हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया जो है मेजर शुरुआत से ही यूएनओ के साथ मिलकर काम कर रही थी, इस वजह से इसका डेट जो है वो पर्पस नहीं है। लेकिन अगर फिर भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग याद रखिएगा 13 अक्टूबर 1945 को इंडिया को जो है यूएनओ में शामिल किया गया था, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। वरना जो है वो इंडिया इसमें शुरुआत से ही काम कर रही थी, इस वजह से इस टाइम पे मतलब इंडिया जो है इस पर सिग्नेचर नहीं किए थे। तब ये 24 अप्रैल 1945 को जब ब्लूप्रिंट पे सिग्नेचर कर दिए, उसके बाद ठीक कुछ दिनों बाद जो है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का
फाइनली जो है स्थापना कर दिया गया। और चूँकि जब ये 24 अक्टूबर 1945 को ये यूएनओ बन गया, तो इसी वजह से हर एक साल जो है 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जब ये तैयार हो गया तो अब देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा जाए। इस टाइम पे हुआ तो ऐसा कहा गया है, चूँकि ये जो है इसका प्रचार प्रसार भी यूएसए ही कर रहा था, और आर्थिक रूप से भी देखें तो इसका जो है आर्थिक रूप से यूएसए ने काफ़ी कोऑपरेट किया। और अभी भी जो यूएनओ का बजट आता है इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई देता है, आर्थिक रूप से सहयोग करता है, तो वो यूएसए ही करता है। इसी वजह से न्यूयॉर्क में एक जगह है मैनहट्टन द्वीप, इसी मैनहट्टन द्वीप पर जो है वो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है इसको रखा गया। ठीक है, ये तो मेजर हमने देखा कि यूएनओ कैसे बन के तैयार हो गया। अब यूएनओ जो है वो फंक्शन यानी कि कार्य कैसे करेगी। जैसे कि लीग ऑफ नेशंस की बात हमने किया, जो इसका मेन पर्पस क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं होने देना। इसी तरह से ये यूएनओ की भी एक कार्य है जिसको कह सकते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वार, जो अभी तक तो नहीं हुआ है, रोक के रखा है यूएनओ, विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी है। अगर जिस दिन थर्ड वर्ल्ड वार हो गया उस दिन ये भी ख़त्म हो जाएगा। और एक बात ये भी है कि जिस दिन थर्ड वर्ल्ड वार हो गया उस दिन ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि वो पूरा विश्व का भी विनाश हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मे बी कुछ ही ऐसी देश हैं जिसके पास परमाणु बम नहीं है। और परमाणु बम कितना घातक है ये आप लोग को पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो जब और भी टीचर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे और वो अगर जब पढ़ाएंगे केमिस्ट्री तो उस सब में जो है आपको देखा जाएगा, उसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अब ये यूएनओ तो चलिए ठीक है, हमने देख लिया कि कैसे गठन हुआ। अब यूएनओ को जो चलाने के लिए मेजर कुछ फंक्शंस होते हैं, इसमें मेजर लैंग्वेजेज होते हैं, जो कि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी एग्जाम में कि यूएनओ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, उसको हम लोग अब आगे देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले जैसे कि यूएनओ तो बन के तैयार हो गया, जैसे कि हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद हम लोगों ने डिज़ाइन किया था इंडिया का फ्लैग, जो कि 1942 में हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। इसी तरह यूएनओ ने भी अपना एक फ्लैग तैयार किया जिसमें ये बना हुआ है। और ये जो वाइट वाला भाग है ये थोड़ा थोड़ा नीला होता है, ठीक है, और ये अंदर में प्लस का साइन होता है और ये गोल गोल ऐसा होता है। इसमें ऐसा बताया जाता है कि ये पूरा वर्ल्ड का मैप इसके अंदर दिखाया गया है। और ये जो बीच में वाइट वाला पोर्शन है ये शांति का प्रतीक है। और ये जो आपका दिख रहा है शाखा टाइप में, जो जिसको लीव या पत्ती कह सकते हैं, वो एक्चुअली ओलिव यानी कि जैतून की शाखा है। याद रखिएगा, जैतून की पत्ती नहीं है, ये जैतून की शाखा है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुके हैं कि ये जो साइड से लगे हुए हैं और इसका ये जो साइड से खाली है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी कंट्री है जो यूएनओ में शामिल होना चाहती है तो उसके लिए ये ओपन है, इसमें ओपनली आप शामिल हो सकते हैं। इसके लिए जो है ये सिंबल रखा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं यूएनओ का मेजर जो लैंग्वेज है, टोटल 6 लैंग्वेज आती हैं यूएनओ में जो कि कार्यरत होती हैं। तो ये 6 लैंग्वेज कौन सी है हम लोग देख लेते हैं। तो पहला, जैसे हमने इसको शॉर्ट वे में लिखा है, ट्रिक के वे में, अगर आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं। जैसे ए है, सी है, ई है। इसमें अगर कॉमन देखें तो ए बी छोड़ के सी है, फिर डी छोड़ के ई है। ऐसे ही मतलब मैंने कोशिश किया है ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। यहाँ पे ए से जो है वो अमेरिकन नहीं होगा बल्कि अरेबिक लैंग्वेज है, ठीक है। अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिक है। और इसमें जो इतनी सारी लैंग्वेज तो यूज़ नहीं होगी, तो इसकी जो मेजर लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज है मेनली आपका, एक इंग्लिश और एक रशियन। ये 2 लैंग्वेज जो है यूएनओ को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रखा गया है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो ये आपका एक इंग्लिश और एक रशियन है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा टोटल मेजर कि ये लीग ऑफ नेशंस क्या थी, लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हुआ, यूएनओ को हमने देखा, यूएनओ कैसे बना, क्या ज़रूरत है, यूएनओ का मेन मोटिव क्या है। तो मैंने बताया कि थर्ड वर्ल्ड वार ना होने देना। आपको सिंपल लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज में याद रखना है कि जिस दिन अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो गया उस दिन ये यूएनओ भी समाप्त हो जाएगा। अभी तक तो नहीं हुआ है, मे बी फ्यूचर में भी ना हो, अच्छी बात है। ये हमने देख लिया यूएनओ कैसे बनी। अब जो ये यूएनओ का जो मेजर कुछ पार्ट होती है, भाग होती है, जो टोटल 6 भाग होती है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अगर और मैं उसको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो यूएनओ के मेजर 6 पार्ट होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जनरल असेंबली होती है, इन सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या होती है अस्थायी सदस्यता, क्या होती है अस्थायी सदस्यता, क्या होती है, इसका कार्यकाल क्या होता है, अस्थायी सदस्यता की कार्यकाल क्या है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। इसमें वीटो पावर भी होता है जिसका इस्तेमाल करके आपको पता ही होगा कि चाइना जो है कैसे अड़चन डाल देता है हमारे इंडिया की कोई भी मेजर जो प्रोग्राम होते हैं उस पर। तो
आई होप आपने इसको समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।